इंडिपेंडेंस के बाद से बंगाल के इतिहास में ये सबसे बड़ा वोटिंग परसेंटेज है। ये तो सच में अजीब है। वही तो, एक तरफ रिकॉर्ड लेवल पर लोगों के नाम कटे हैं और दूसरी तरफ रिकॉर्ड लेवल पर लोग घरों से बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं। ये कोई आम विरोधाभास नहीं है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। ये साफ तौर पर कोई लहरों वाला चुनाव नहीं है जहां हवा किसी एक पार्टी की तरफ बह रही हो। हमारे पास जो रिसर्च, डोसियर और इलेक्शन डेटा है, उसे देखकर एक बात बिल्कुल क्लियर है। ये चुनाव एक एक बूथ और एक एक डेटा पॉइंट पर लड़ा जा रहा है। एग्जैक्टली। और इस डीप डाइव में हम ग्राउंड रिपोर्ट और डेटा के जरिए बंगाल के इन क्लोज फाइट 20 सीट्स का एनालिसिस करेंगे। ये वो सीटें हैं जहां पिछली बार हार जीत का फासला बहुत ही कम था। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। इस पूरे एनालिसिस में हमारा मकसद टीएमसी या बीजेपी या किसी भी पार्टी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन का क्या लॉजिक था और पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड पर क्या क्लेम्स कर रही हैं। जो फैक्चुअल ट्रूथ है, हम सिर्फ उसको इम्पार्शियल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले उस बेसिक प्रोसेस को समझते हैं जिसने सिलेक्शन की पूरी शक्ल ही बदल कर रख दी है। इस प्रोसेस का नाम है SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हाँ। और अगर हम इसके साइकोलॉजिकल असर को देखें तो इसी सिटीजनशिप खोने के डर ने उस 92.47% के रिकॉर्ड टर्नआउट को ट्रिगर किया है। जब लोगों को लगा कि अगर वो वोट डालने नहीं गए तो उन्हें हमेशा के लिए डाउटफुल सिटीजन मान लिया जाएगा, तो लोग हर हाल में पोलिंग बूथ पहुंचे। बिल्कुल पहुंचे। और माइग्रेंट वर्कर्स का डेटा देखिए। जो लोग दूसरे स्टेट्स में काम करते हैं, वो सिर्फ अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए टिकट खरीदकर बंगाल वापस आए हैं। और फीमेल वोटर्स का टर्नआउट तो देखिए, 93.24%। ये सिर्फ एंथुजियाज्म नहीं है, ये अपने एग्जिस्टेंस को बचाने की डेस्परेट कोशिश लगती है। इस पूरी बात का सबसे फैसिनेटिंग एंगल यही है। इस डर और वोटर डिलीशन ने पिछले इलेक्शंस के सारे मैथमेटिक्स को हिलाकर रख दिया है। अगर हम 2021 के नंबर्स देखें तो कई सीट्स ऐसी थीं जहां मार्जिन 3000 या 4000 वोट्स का था। मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत नैरो था। तो जरा सोचिए, अगर किसी सीट पर हार जीत 3000 वोट से तय हुई हो और अब वहां अचानक से 40,000 वोटर्स के नाम कट जाएं, तो पिछला सारा डेटा और इक्वेशंस पूरी तरह जीरो हो जाते हैं। तो चलिए इस नए मैथमेटिक्स के बेसिस पर उन क्लोज फाइट 20 सीट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पहले सीट नंबर 20 से 11 की तरफ चलते हैं। एक एक करके देखते हैं क्या ग्राउंड रियलिटी है। सीट नंबर 20 है रानीबंद। रानीबंद बांकुरा डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल डोमिनेटेड सीट है। 2021 में यहाँ का मार्जिन सिर्फ 3939 वोट्स का था। इस बार का इक्वेशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि सीपीआईएम ने अपनी टॉप ट्राइबल लीडर डेबलिना हेम्ब्रम को यहाँ से फील्ड किया है। उनके आने से ये फाइट टीएमसी और बीजेपी के बीच न रहकर एक प्रॉपर ट्राई कॉर्नर कॉन्टेस्ट बन गई है। और जमीन पर ये आम पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये असल में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वर्सेस वेलफेयर स्कीम्स की टक्कर है। एक तरफ बीजेपी का ट्राइबल आइडेंटिटी और अस्मिता का नैरेटिव चल रहा है और दूसरी तरफ टीएमसी की दुआरे सरकार जैसी ग्राउंड लेवल वेलफेयर स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट लोगों के घर तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज को छोड़कर अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज की तरफ शिफ्ट हों तो वहां इस एसआईआर प्रोसेस का इफेक्ट और भी डेंजरस दिखता है। जैसे सीट नंबर 19 और 18, हावड़ा उत्तर और बाली। हाँ, ये दोनों बहुत क्रूशियल सीट्स हैं। हावड़ा उत्तर में पिछली बार मार्जिन था 50-22 वोट्स और बाली में करीब 60-700 वोट्स। ये दोनों एरियाज हिस्टोरिकली बंगाल के बहुत बड़े अर्बन इंडस्ट्रियल हब्स रहे हैं। यहाँ बेसिकली फैक्ट्री वर्कर्स रहते हैं। वहां का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा इस बार? इस बार यहाँ 88 से 91% तक हैवी वोटिंग दर्ज की गई है और इन सीट्स पर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर वो माइग्रेंट लेबर्स होने वाले हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। उन मजदूरों के नाम कटने की वजह और उनकी मजबूरी दोनों को समझना पड़ेगा। हावड़ा और बाली में पिछले कई सालों में जो जूट मिल्स और इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, उन्होंने इन वर्कर्स को फाइनेंशियली बहुत तोड़ दिया है। सही बात है। जॉब्स जाने के बाद इनको काम के लिए कंटिन्यूअसली अपनी जगह शिफ्ट करनी पड़ती है। हाँ। इनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं रह जाता। हाँ। जब सिस्टम अपडेट के अंदर पेपरवर्क की चेकिंग शुरू हुई तो इनका फ्रीक्वेंटली मूव करना एआई के हिसाब से एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बन गया। वही एआई का एरर डिटेक्ट करने वाला लॉजिक। हाँ, इन वर्कर्स के लिए इस बार पोलिंग बूथ तक जाना सिर्फ सरकार चुनना नहीं है। हाँ। वो बस ये प्रूफ करना चाहते हैं कि वो इस स्टेट के लीगल रेजिडेंट्स हैं। हाँ। उनकी आइडेंटिटी मिटाई ना जाए। ये क्राइसिस सिर्फ कोलकाता या हावड़ा के आसपास नहीं है,
नॉर्थ बंगाल में फलाकुटा और कूच बिहार दक्षिण जैसी सीट्स पर भी यही टेंशन है। वहाँ टी गार्डन वर्कर्स और राजवंशी कम्युनिटी अपनी सिटीजनशिप की लड़ाई लड़ रही है। राइट। लेकिन अगर इन सब में सबसे शॉकिंग माइक्रो मार्जिन सीट की बात करें ना, तो वो है सीट नंबर 12, दांतन। आपको पता है 2021 में वहाँ मार्जिन कितना था? कितना था? सिर्फ 623 वोट्स, सिर्फ 623 वोट्स का डिफरेंस। बाप रे, 623 वोट्स, एक असेंबली इलेक्शन में इतना कम मार्जिन। तो फिर ऐसी सीट पर अगर आप टेक्निकल फिल्टर लगाकर कुछ हजार वोट्स में डिलीट कर दें तो रिजल्ट पूरी तरह रिवर्स हो सकता है। वहां तो ओबीसी वोट का 1% स्विंग भी पूरी बाजी पलट देगा। ये नंबर्स देखकर समझ आता है कि ये सिर्फ स्टैट्स का गेम नहीं है, ये कंप्लीटली डिसाइड कर रहा है कि आने वाले 5 साल में किन कम्युनिटीज को पावर में आवाज मिलेगी और किसको इग्नोर कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन महेशदल सीट की है। ये सीट हल्दिया इंडस्ट्रियल हब के पास है और वहां पिछली बार का डिफरेंस 184 वोट्स का था। वहां भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ज्यादा है और वहां के हर एक बूथ पर इस वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव का स्ट्रेस फील हो रहा है। चलिए अब इन टॉप 20 से निकलकर उन टॉप 10 सीट्स की तरफ चलते हैं जो इस इलेक्शन का एब्सोल्यूट एपिसेंटर हैं। इन 10 सीट से ही स्टेट की सरकार का रास्ता बनेगा। और इसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन अभी मतुआ बेल्ट का हो रहा है। मतुआ कम्युनिटी पूरे स्टेट की लगभग 40 इंपॉर्टेंट सीट्स पर असर डालती है। हाँ। अब जरा बगड़ा और बंगांव उत्तर और गायघाटा का डेटा देखिए। पिछले इलेक्शन में यहां मार्जिन्स 1200 से लेकर 3100 वोट्स के आसपास थे, यानी बहुत टाइट फाइट्स। ओके। लेकिन इस वोटर लिस्ट सफाई में इनमें से हर एक सीट से ऑन एवरेज 40,000 से 50,000 मतुआ वोटर्स के नाम सिस्टम से डिलीट कर दिए गए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और ट्विस्टेड कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने इस कम्युनिटी को CAA के थ्रू सिटीजनशिप देने का प्रॉमिस किया था और इसी वजह से मतुआ वोटर्स ने उन्हें हेविली सपोर्ट भी किया था। लेकिन अचानक से जब नई लिस्ट आती है तो सिटीजनशिप का वेट कर रहे लोग डाउटफुल सिटीजन्स बन जाते हैं। जिनको नई नागरिकता मिलनी थी उनका करंट वोट देने का हक भी छीन लिया गया। ये कैसे हुआ? इसका रीजन फिर से वही AI सिस्टम का ब्लाइंड स्पॉट है। मतुआ कम्युनिटी में ज्यादातर महिलाओं ने शादी के बाद अपने सरनेम्स बहुत रैंडमली चेंज किए हैं डॉक्यूमेंट्स में। किसी ने फादर का सरनेम कंटिन्यू किया तो किसी ने हस्बैंड का लगा लिया और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ठीक से अपडेटिंग नहीं हुई। जब AI ने इस मैसिव डेटा को एनालाइज किया तो कल्चरल नेमिंग प्रोसेस को समझने के बजाय उसने इसको सिंपली सरनेम मिसमैच डिक्लेयर कर दिया। कंप्यूटर के लिए ये डेटा पॉइंट गलत था तो उसने एक साथ हजारों नाम लिस्ट से उड़ा दिए। और TMC इसी टेक्निकल फेलियर को ग्राउंड पर एक मेजर पॉलिटिकल वेपन बना रही है। जिन वोटर्स ने सिटीजनशिप की उम्मीद में पिछले इलेक्शंस में बीजेपी को वोट दिया था, आज वो अपने ही विलेज के लिस्ट से मिसिंग है। बिल्कुल। TMC अब वहां ये नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रही है कि जिसे दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज कहा जा रहा है, वो एक्चुअल में एक पूरी कम्युनिटी को उनके राइट से बाहर करने का अटेम्प्ट है। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्न है। अब अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से थोड़ा बॉर्डर सेंसिटिव एरियाज की तरफ देखें तो कुछ बिहार के दिनहाटा सीट का हाल किसी केस स्टडी से कम नहीं है। हाँ, बॉर्डर बिल्ड्स की डायनामिक्स तो वैसे भी काफी अलग होती हैं। दिनहाटा में नंबर्स क्या कहते हैं? पिछले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के निश्चित प्रमाणिक ने TMC के उदयन गुहा को सिर्फ 57 वोट से हराया था। सिर्फ 57 वोट्स? हाँ, बाद में बाय इलेक्शंस हुए और रिजल्ट्स बदले, वो अलग बात है, पर ये एरिया हिस्टोरिकली पॉलिटिकल वायलेंस और बॉर्डर सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है। इस बार यहाँ से 26,000 नाम डिलीट हुए हैं। 57 वोट्स का मार्जिन और 26,000 डिलीटेड नाम्स। हाँ। और इन डिलीटेड लोगों की हिस्ट्री बहुत सीरियस है। इन 26,000 लोगों में वो सिटीजन्स भी हैं जो 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के एनक्लेव एक्सचेंज के टाइम फॉर्मली इंडिया का पार्ट बने थे। डेकेड्स तक स्टेटलेस रहने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट ने ही उन्हें लीगली सिटीजनशिप दी थी। तो एक्चुअली ये इलेक्शन अब फिजिकल रैलीज से ज्यादा डेटा सेट्स की लड़ाई हो गया है। और इस डेटा वॉर का सबसे अल्टीमेट बैटलफील्ड है सीट नंबर 8, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड। भवानीपुर की डेमोग्राफी स्टेट की बाकी जगहों से टोटली अलग है। यहाँ 42% बंगाली हिंदू हैं और 34% नॉन बंगाली हिंदू हैं। साथ ही 24% मुस्लिम आबादी है। इस हाई प्रोफाइल VIP सीट से लगभग 47,000 वोट्स लिस्ट से डिलीट किए गए हैं और ग्राउंड लेवल डॉसियर दिखाता है कि इनमें से मेजॉरिटी उन मुस्लिम वोटर्स की हैं जो हिस्टोरिकली TMC का कोर सपोर्ट बेस रहे हैं। ओके, 47,000 डिलीट। और वोटिंग कितनी हुई यहाँ?
इन सब झटकों के बावजूद यहाँ 86.74% वोटिंग हुई है। जब किसी कैंडिडेट का स्ट्रॉन्ग कोर बेस ही लिस्ट से काट दिया जाए तो उन्हें कैंपेन की स्ट्रैटेजी कंप्लीटली बदलनी पड़ती है। भवानीपुर में जो चल रहा है वो सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बची, ये दो बहुत अग्रेसिव नैरेटिव्स का सीधा सामना है। एक तरफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का हिंदू हिंदू भाई भाई वाला नैरेटिव है, जिसमें वो नॉन बंगाली बिजनेसमैन और हिंदूज को यूनाइट करने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ, ये उनका प्राइमरी फोकस है। दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी ग्राउंड पर आकर इंडिविजुअल पोलिंग बूथ्स की मॉनिटरिंग कर रही थी। ये क्लियर करता है कि जब टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम आपके खिलाफ होते हैं तो बचे हुए वोटर्स को आकर्षित करने के लिए फिजिकल मशीनरी को कितना ओवरवर्क करना पड़ता है। अब इन सारे नंबर्स से थोड़ा पीछे हटकर सोचिए, अगर हम इन डिलीटेड लिस्ट्स और डेली नैरेटिव्स में ही उलझे रहेंगे तो इस इलेक्शन का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल मुद्दा मिस कर देंगे। एक सेकंड रुकिए और सोचिए, ग्राउंड पर सच में क्या हो रहा है। आप बिगर पिक्चर की बात कर रहे हैं ना? अगर ध्यान से समझें तो ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी से बहुत आगे की चीज हो गई है। एग्जैक्टली ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बीच का आइडियोलॉजिकल क्लैश बन चुका है। ईसीआई का क्लेम है कि वो ट्रांसपेरेंट और एरर फ्री सिस्टम बना रहे हैं, जिसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बोलते हैं, पर ग्राउंड इम्पैक्ट देखकर इसे क्लियरली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बोला जा रहा है। लोकल हिस्ट्री को इग्नोर करके सिर्फ बाइनरी डेटा के बेसिस पर फैसले लेने से फाउंडेशन ही हिला दी गई है। और इसी करंट के पैरेलल एक दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर चल रहा है वेलफेयर और एजेंसी का। लक्ष्मी भंडार स्कीम को ही ले लीजिए। इस स्कीम ने स्टेट की 2.21 करोड़ औरतों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाले। ये स्कीम जेन्युइनली गेम चेंजर साबित हुई है। बिल्कुल, इसने औरतों को ग्राउंड लेवल पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी है। एक गांव की महिला के लिए 500 या 1000 रुपए सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ये उसके हाथ में एक पावर है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। इस बार जो 93% फीमेल टर्नआउट हुआ ना, हाँ 93.24%, राइट, वो सिर्फ सिटीजनशिप खोने का फियर नहीं था, वो इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने की डेस्परेट फाइट भी थी। लेकिन इसके बिल्कुल सामने बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो हर महीने 3000 रुपए देंगे। तो सवाल आकर यहीं अटक जाता है कि बंगाल की फीमेल वोटर्स उस स्कीम को छोड़कर आगे बढ़ेंगी जो उन्हें आज इमीडिएट फायदा दे रही है, या फिर फ्यूचर के किसी बड़े मॉनेटरी प्रॉमिस पर ट्रस्ट करेंगी। एक स्कीम ने ऑलरेडी उन्हें एजेंसी दे दी है और दूसरा बस एक प्रॉमिस है। अब ये सब रिजल्ट ही बताएगा। 4 मई को आखिर पिक्चर क्लियर होगी। हमारे इस रिसर्च डीप डाइव के अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट्स आने पर 3 मेन सिनेरियोज पॉसिबल है। सिनेरियो 1, जो कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो ये कि टीएमसी का ये वेलफेयर फायरवॉल होल्ड कर जाए, यानी महिलाओं का 93% वोटिंग टर्नआउट उन सारे डिलीटेड वोट्स को नलिफाई कर दे। ओके, और दूसरा सिनेरियो? दूसरा पॉसिबल सिनेरियो में ये है कि बीजेपी की लोकलाइज्ड माइक्रो मैनेजमेंट काम कर जाए। अगर मथुआ बेल्ट और नॉर्थ बंगाल में उनका पोलराइजेशन होल्ड करता है और वोटर डिलीशन के फायदे से टीएमसी का फॉर्मूला फेल होता है, तो हमें एक हाइब्रिड असेंबली देखने मिल सकती है, जहां मार्जिन रेजर थिन होगा। मतलब कांटे की टक्कर। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा सिनेरियो, जिसकी चांसेस डेफिनेटली कम है पर इम्पैक्ट मैसिव होगा, वो है कि भवानीपुर और दिनहाटा जैसे टीएमसी के फॉर्ट्स गिर जाएं और बंगाल एक मैसिव हिस्टोरिकल पावर शिफ्ट एक्सपीरियंस करे। 4 मई को रिजल्ट जो भी आए, एक छाया तो लगातार बनी रहेगी।